नमस्कार। आज का हमारा पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और मैं कविता भारद्वाज इसका सार प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जानते हैं, आइए इस पाठ में हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। इस पाठ में सबसे पहले हम जानेंगे जनसंचार माध्यम। आप जानते ही हैं जो हमारे जनसंचार माध्यम हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये हमारे जनसंचार माध्यम हैं। तो प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं हमारे? प्रिंट में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें। उसके बाद टीवी, रेडियो और इंटरनेट, इन सब के विषय में हम जानेंगे। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। अब इनके बारे में हम जान चुके हैं कि कब ये भारत में इनका कब से कब शुरुआत हुई और अपने किस दौर में है। इस पाठ में हम जानेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियां हैं। मतलब हर एक जो भी चीज़ है बेटा, उसमें सब में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तो इसी तरह जनसंचार माध्यमों की भी कुछ खूबियां भी हैं और उनमें कुछ खामियां भी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम के बारे में विस्तार से जानेंगे कि मुद्रित माध्यम, प्रिंट माध्यम मतलब मुद्रित माध्यम जो छपे हुए शब्दों का माध्यम है। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कि जब प्रिंट माध्यम जो है, मुद्रित माध्यम जो है, उसके लिए जब हम लेखन करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है रेडियो और फिर उसके बाद रेडियो समाचार की संरचना कैसी होनी चाहिए। रेडियो के लिए जब समाचार लिखे जाते हैं, क्योंकि उनको जो न्यूज़ एंकर है जो पढ़ते हैं वो लोगों को सुनने का माध्यम है, केवल सुनाई देता है। तो वहाँ पर उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, इस विषय में हम जानेंगे। रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें, यहाँ पर उनकी बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे कि उनकी बुनियादी बातें क्या हैं रेडियो के लिए जब हम समाचार लेखन करते हैं। फिर है टेलीविज़न पर अलग अलग जो खबरें आती हैं उसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे चरण हैं जिनको हम बात करेंगे, किस किस अलग अलग चरण में टेलीविज़न पर जो है खबरें जो प्रस्तुत की जाती हैं। उसके बाद जानेंगे हम रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली कि कैसी भाषा शैली होनी चाहिए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास कि कब से शुरू हुई इंटरनेट पत्रकारिता और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता किस आयाम पर है, उसके वो भारत में किस दौर में चल रही है, विश्व में किस दौर में चल रही है और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, किस पायदान पर खड़ी है इंटरनेट पत्रकारिता। उसके बाद है हिंदी नेट संसार, इंटरनेट का जो संसार है हिंदी किस तरह से आगे बढ़ रही है इंटरनेट पर, उसने अपनी किस तरह से जगह बनाई है, उसके बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। अब हमारे जनसंचार माध्यम जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला माध्यम समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट। कंप्यूटर पर हम इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व भर से जुड़ जाते हैं। अब अगर सामान्य रूप से हम देखें तो चारों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क दिखाई देता है? फ़र्क दिखाई देता है क्या है? समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं, पढ़कर एक अलग ही एहसास होता है। उसके बाद टेलीविज़न है, टेलीविज़न पर हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तस्वीरें भी हैं। उसके बाद है रेडियो पर केवल हम सुन सकते हैं। और इंटरनेट पर तो हम एक तरह से एक जाल है जिसके अंदर ही अंदर हम अंतरक्रियात्मक माध्यम है, हज़ारों पन्ने भरे पड़े हैं, तो जिसके माध्यम से एक अलग ही एहसास होता है हमें। तो बेटा हर एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी रुचियों, अपनी ज़रूरतों और अपने स्वभाव के मुताबिक अलग अलग माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर माध्यम कुछ अलग है या उसमें कमी है। हर एक माध्यम की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां भी हैं। ठीक है, जिसके कारण किसी विशेष व्यक्ति को कोई माध्यम पसंद आता है तो किसी को कोई।
लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जनसंचार का कोई माध्यम सबसे बेहतर, सबसे अच्छा है या कोई एक दूसरे से कमतर है। हर एक माध्यम की अपनी खूबियाँ भी हैं और अपनी जो हैं खामियाँ भी हैं। तो ये माध्यम जो हैं, ये चारों माध्यम जो हैं, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। और जैसे अखबार को हम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने में हम रुक कर उस पर बैठकर सोच सकते हैं, एक मंथन कर सकते हैं कि किस विषय पर जो विषय चल रहा है, जिस विषय पर कोई समाचार है, के विषय में हम सोच सकते हैं। बैठकर पढ़ते पढ़ते ही उसकी अलग ही संतुष्टि मिलती है। जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीर देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है, जीती जागती तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो रेडियो है, रेडियो पर भी हम सुनते हैं, मतलब अपने उन्मुक्त होकर हम खुले मन से रेडियो पर समाचार भी सुनते हैं और भी कार्यक्रम सुनते रहते हैं। और सबसे बढ़कर है इंटरनेट अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिविटी माध्यम है, जिसमें सूचनाओं का विशाल भंडार है, अद्भुत माध्यम है, जहाँ पर सूचनाओं का भंडार है। एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथाह सागर में हम पहुँच जाते हैं और उस विषय में जिस विषय में आप जानना चाहते हैं, इंटरनेट के ज़रिए हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो हर एक माध्यम की अपनी उपयोगिता है और जो हमारे जीवन में हमें काम आती हैं, और हम आज तक कोई भी माध्यम जो है वो किसी भी तरीके से कमतर नहीं है और उसकी प्रासंगिकता या उपयोगिता किसी भी तरह से कम नहीं हुई है। तो चलिए अब जानते हैं हर एक माध्यम की खूबियाँ और खामियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम समाचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत में ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी उसकी। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला था और इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ही छापाखाना खोला था और तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों में व्यापक विस्तार हुआ है। इन नई नई तकनीकों के आने से इसमें भी जो है विस्तार हमें देखने को मिलता है। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं और हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है कि ये छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। जो छप गए शब्द स्थायी हो जाते हैं, उन्हें हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी उनको पढ़ते हुए हम सोच सकते हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ी विशेषता मुद्रित माध्यमों की जो है वो क्या है कि इन छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। कभी भी हम उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कभी भी अगर हमें समय नहीं है तो हम उन्हें बाद में भी पढ़ने के लिए भी रख सकते हैं। और इसका मुद्रित स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप लंबे समय तक उसे सुरक्षित रख सकते हैं। आपको कोई संदर्भ रखना है संदर्भ के लिए तो उसे आप सुरक्षित भी रख सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। भाषा लिखित भाषा है, लिखित भाषा का विस्तार है यहाँ पर। तो भाषा को जानने में, समझने में सहायता मिलती है। तो लिखित भाषा की सभी विशेषताएं लिखित और मौखिक में सबसे बड़ा अंतर कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। उसमें क्या है, भाषा आपको व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान हमें इसमें रखना होता है। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता क्या है
कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। हम पढ़ते पढ़ते उस पर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। किसी भी गूढ़ बात को हम गूढ़ बातें लिख सकते हैं। और पाठकों के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। तो ये है तीसरी विशेषता। सबसे पहले विशेषता क्या थी? स्थायित्व होता है। दूसरा लिखित भाषा का विस्तार है। और तीसरा क्या है कि यह चिंतन, मन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। अब इसी तरह ये मुद्रित माध्यम जो है उसमें कुछ कमियां भी हैं। अब कमियां क्या हैं बेटा? कमियां क्या हैं कि लिखित शब्दों का माध्यम है, तो जो साक्षर हैं वही उसे पढ़ सकते हैं। जो योग्यता जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, केवल वही पढ़ सकते हैं। तो लेकिन मुद्रित माध्यमों की यही कमज़ोरी भी है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। ये इनकी एक तरह से कमज़ोरी हम कह सकते हैं। तो जो निरक्षर हैं, जिन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उनके लिए यह माध्यम बिल्कुल किसी काम का भी नहीं है। तो उनकी शैक्षिक योग्यता और ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है पाठकों की। ठीक है। एक सीमा यह भी है कि वे रेडियो, टीवी और इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं करते। जैसे हम आजकल टेलीविज़न पर देखते हैं, तुरंत कोई घटना घटी और हमें तुरंत पता चल जाता है, जबकि समाचार पत्र में 24 घंटे में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो एक निश्चित अवधि में ये प्रकाशित होते हैं और हमें तुरंत घटी घटनाओं से अवगत नहीं कराते। तो इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। ठीक है। अब समाचार और अखबार में प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। एक निश्चित समय के अंदर ही समाचार पत्र जो जानकारियां हैं वो समाचार पत्र तक पहुंचाई जाती हैं। और उस समय सीमा को क्या कहते हैं? डेडलाइन। उसे डेडलाइन कहते हैं। अगर डेडलाइन के बाद अगर कोई जानकारी, कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता, वो प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। तो इसलिए समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगली जो विशेषता है, मुद्रित माध्यमों के लेखक को जगह, स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार कितने शब्दों में, क्योंकि एक निश्चित शब्दों की भी सीमा है। अखबार में असीमित जगह नहीं होती, सीमित जगह होती है। तो शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है। रिपोर्ट प्रकाशित करनी है, फीचर लिखना है, तो उसके लिए शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो उसके महत्व और उसके उपलब्धता के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाता है कि किस समाचार को, किस फीचर को, किस रिपोर्ट को कितनी जगह मिलेगी। अगला जो इसकी जो कमी है वो छपने से पहले उसकी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाना पड़ता है। अगर वही अशुद्धि नहीं पकड़ में आई और अशुद्ध कोई छप गई समाचार पत्र में, तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। सुधारने के लिए अगले विशेषांक, अगले दिन के पत्रिका या पत्र के छपने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये है इसकी अशुद्धि जो कमियां हैं। सबसे पहली कमी है निरक्षरों के लिए ये नहीं है। दूसरी, ये निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, तुरंत घटी घटनाओं से अवगत नहीं कराते। तीसरा है स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। और चौथा है अगर कोई अशुद्धि हो जाती है तो अशुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर अशुद्धि कोई हो जाती है तो उसे वो अगले दिन के पत्र या पत्रिका में ही उसके लिए मतलब उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसकी मुद्रित माध्यमों की जो है विशेषताएं हैं और उनकी कमियां हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो। अगला जो हमारा जनसंचार माध्यम है वो है रेडियो। क्योंकि हम सब जानते हैं श्रव्य माध्यम है, केवल सुनाई देता है, केवल सुनते हैं हम रेडियो पर, केवल ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है रेडियो। सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से उनकी सुविधा के अनुसार जो है, उनकी पसंद नापसंद के अनुसार ही समाचार जो है वो दिए जाते हैं। अब क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या जो हैं विशेषताएं हैं वो हम पढ़ते हैं।
अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है समाचार पत्र में, परंतु और उसको शब्दकोश में देख भी सकता है, पूछ भी सकता है, लेकिन रेडियो श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेडियो केवल हम सुनते हैं और रेडियो एक निश्चित समय पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके लिए रेडियो पर जो श्रोता हैं उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जनसंचार माध्यम जो प्रिंट माध्यम है, मीडिया माध्यम है, मुद्रित माध्यम है, उनमें हम दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं। किसी शब्द का अर्थ हमें नहीं आया है तो हम शब्दकोश का सहारा ले सकते हैं, परंतु रेडियो में के श्रोताओं को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जब अगर समय के बाद अगर कोई सुनना चाहता है कोई श्रोता तो वो उसे नहीं सुन सकता है और अगले प्रसारण का फिर उसे इंतज़ार करना पड़ता है कि अगला प्रसारण समाचार का जब होगा तभी सुनने को मिलेगा उसको। ठीक है, उसके पास शब्दकोश का सहारा लेने का भी समय नहीं होता है कि वो शब्दकोश में कोई शब्द अगर उसको समझ नहीं आया है, उसका अर्थ नहीं समझ आया है तो वो शब्दकोश का भी सहारा नहीं ले सकता। ठीक है, रेडियो के में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा भी नहीं है कि कुछ हमारा छूट गया है तो दोबारा अगर हमें सुनना है तो दोबारा से पीछे लौटकर नहीं सुन सकते। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक है या अरुचिकर है तो संभव है श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। ये उसकी विशेषता है कि अगर हमें कुछ पसंद नहीं आता है, हमारी रुचि के अनुसार नहीं है, तो हम तुरंत स्टेशन बंद कर सकते हैं। ठीक है, दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, लीनियर है, एक रेखीय माध्यम है, केवल सुन सकते हैं हम और कुछ भी उसमें नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे एक रेखीय माध्यम भी कहा गया है। तो रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम ही है, यहाँ पर भी हम अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते किसी भी तरह की। ठीक है, लेकिन टेलीविज़न पर ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है और दृश्यों के अनुसार ही जो है शब्द चलते हैं, सूचनाएं जो दृश्य हैं वो एक सहायक के रूप में काम करते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। रेडियो में शब्द और आवाज़, तो इस प्रकार हम देखते हैं वैसे तो तीनों ही माध्यम रेडियो, प्रिंट और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की सबसे बड़ी चुनौती होती है, चुनौती सबसे कठिन है। अब बात करते हैं रेडियो समाचार की संरचना कैसी होनी चाहिए। रेडियो समाचार कैसे होने चाहिए, कैसे बनने चाहिए, रेडियो समाचार जो है किस तरह से उनको लिखने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है उल्टा पिरामिड शैली के बारे में यहाँ दिया गया है। रेडियो समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली है उल्टा पिरामिड शैली, सबसे लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली में ही समाचार लिखे जाते हैं, तो रेडियो के लिए भी जो समाचार लिखे जाते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली सबसे महत्वपूर्ण समाचार या जानकारियाँ सबसे पहले दी जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो कम महत्वपूर्ण उल्टा पिरामिड की तरह सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं, उसके बाद घटते क्रम में जानकारियाँ दी जाती हैं, तो उसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। तो अब सबसे पहले सूचनाओं को जो उल्टा पिरामिड शैली में लिखना चाहिए, ये तो संरचना है। संरचना मतलब बनावट, कैसे लिखे जाने चाहिए जो समाचार पत्र के लिए रेडियो के लिए समाचार कैसे लिखे जाने चाहिए। घटते क्रम में महत्वपूर्ण घटनाओं को घटते क्रम में लिखा जाना चाहिए। और दूसरा है इसको अब उल्टा पिरामिड शैली में आपको समझा चुकी हूँ। उल्टा पिरामिड शैली में लिखने के बाद अब बुनियादी बातें कौन सी हैं जो रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। जब तक साफ़ सुथरी नहीं होगी, जो संवाददाता है, जो समाचार प्रस्तुत कर रहा है, अगर उसे पढ़ने में कुछ दिक्कत आई, श्रोताओं तक अगर समाचार वाचक जो है वो सही से नहीं पढ़ पाया,
तो उनको पढ़ने में दिक्कत आई तो वहाँ पर जो श्रोताओं का ध्यान भट सकता है, वे भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है कि समाचार जो लेखन है रेडियो के लिए, उसकी जो कंप्यूटर पर अगर उसको किया जाता है, लिखा जाता है, तो ट्रिपल स्पेस का ध्यान दिया जाता है। टाइप करते हुए ट्रिपल स्पेस छोड़ा जाना चाहिए, दोनों तरफ हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो अंक हैं उनको 1 से 11 तक के अंकों को मतलब संख्याओं को अंकों में लिखते हैं, लेकिन उससे बड़ी जो संख्याएँ आ जाती हैं उनको शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह से संकेत जो हैं उनको संकेतों से काम, अगर अखबार में दिया गया है तो प्रतिशत और डॉलर जैसे शब्दों को संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि श्रोता सुनते हैं रेडियो पर तो वहाँ पर केवल उसको पूरी तरीके से उसको संकेतों के का प्रयोग ना करके उसको पूरा लिखा जाना चाहिए। उसके बाद है डेडलाइन और संदर्भ और संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग जो है वो कम से कम करना चाहिए, जिनसे हो सकता है पाठक जो या श्रोता जो हैं उनसे अवगत ना हो, तो संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग बहुत कम से कम किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं टेलीविज़न। अब टेलीविज़न के लिए क्या बुनियादी बातें हैं। अब टेलीविज़न लेखन की है अगर हम बात करें तो ये साफ़ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। दृश्य सबसे महत्वपूर्ण है टेलीविज़न पर, देखने और सुनने का माध्यम है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है टेलीविज़न। और इसके लिए कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शब्द जो हैं पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होने चाहिए। साथ-साथ शब्दों के साथ-साथ दृश्य भी चल रहे हैं और दृश्यों के अनुकूल ही जो शब्द हैं वो होने चाहिए। तो दोनों ही ये जो टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न के लिए लेखन जो है बाकी दोनों ही माध्यम से जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनसे अलग है। तो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो अब जो खबर बुनी जाती है, खबर दिखाई जाती है, उसके साथ दृश्य होते हैं, तो दृश्यों के अनुसार ही समाचार को दिखाया जाता है। अब टेलीविज़न पर जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, उनके अलग-अलग चरण होते हैं, अलग-अलग चरणों में समाचार प्रसारित किए जाते हैं। किसी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट और रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। और इसी तरह टीवी पर इनके कई चरण हैं, कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुँचती है। और ये चरण कौन से हैं? सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। अब ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? तत्काल कोई खबर जब दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, तो वो क्या है? उसमें केवल कम से कम शब्दों में सूचना ही दी जाती है, तो वो क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़। उसके बाद है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर जैसे ड्राई नाम से ही हम समझ लेते हैं, ड्राई मतलब सूखा-सूखा। तो जब तक दृश्य नज़र नहीं आ जाते, घटनास्थल के दृश्य जब तक नज़र नहीं आते, तो दर्शकों को जो है खबर के बारे में सीधे-सीधे बताया जाता है कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सिर्फ सूचनाएँ पहुँचाई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ड्राई एंकर। उसके बाद आता है फ़ोन इन। फ़ोन इन तो फ़ोन के माध्यम से घटनास्थल से जो रिपोर्टर है फ़ोन के माध्यम से जानकारियाँ देता है, तो वहाँ पर फ़ोन इन। एंकर विजुअल। अब एंकर जो है घटनास्थल से दृश्य दिखाना शुरू करता है। जब दृश्य आना शुरू हो जाते हैं घटनास्थल से, तो वो उसे क्या कहलाते हैं? वो एंकर विजुअल। उसके साथ-साथ एंकर बाइट। एंकर बाइट क्या है? एंकर बाइट का अर्थ है कथन। प्रत्यक्षदर्शी जहाँ पर कोई घटना घटित हुई है, वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से खबर को प्रामाणिकता दी जाती है, तो वहाँ पर वो क्या कहलाती है? एंकर बाइट। प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने अपने सामने घटना को होते हुए देखा है, तो उनके बयानों के आधार पर, उनके कथनों के आधार पर खबर की पुष्टि की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? एंकर बाइट। अब फिर जैसे ही जो है वहाँ की घटना की तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ से घटनास्थल के दृश्य को लाइव दिखाया जाता है। सीधा प्रसारण, घटनास्थल से किसी भी घटना का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव।
उसके बाद है एंकर पैकेज, जब पूरी ये सभी चीज़ों को मिलाकर एक पूरी समाचार, पूरी न्यूज़ तैयार हो जाती है तो उसे एंकर पैकेज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट पर, क्योंकि हम बेटा पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट पर भी हम इंटरनेट पत्रकारिता के विषय में जानेंगे। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। केवल इंटरनेट पर कुछ भी करना इंटरनेट पत्रकारिता नहीं है। इंटरनेट पर समाचारों का, खबरों का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता है। ठीक है। अब इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है, भारत में कब कैसे शुरू हुई इंटरनेट पत्रकारिता, उसके विषय में पढ़ेंगे। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर नज़र डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है विश्व में। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक, और तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, नए नए प्रयोग हो रहे थे, मतलब ठीक है, इंटरनेट पर। और बड़े बड़े प्रकाशन समूह जो थे, उन्होंने अखबारों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहले उन्होंने देखा, और उसके बाद शुरू हुए इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई। और जबकि हम भारत के सच्चे अर्थों में अगर हम कहें तो इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई, 1983 से 2002 के बीच शुरू हुई। और इसमें इंटरनेट पर जो है इस तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का बहुत विकास हुआ है। और नई वेब भाषा HTML आई, इंटरनेट ईमेल आया, फिर उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, नेटस्केप नाम के ब्राउज़र आए। तो इस तरह से इंटरनेट को और भी ज़्यादा सुविधा संपन्न बना दिया इस विश्वव्यापी जाल ने। ठीक है। तो बड़े बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह उस विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC हाँ सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशन प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले, और इंटरनेट पर इसका काफ़ी विस्तार भी हुआ। और एक समय था जब .com कंपनियों का भी उफान आया, और वहीं से इंटरनेट और .com कंपनियों का साथ में विस्तार हुआ। अब अगर हम बात करें भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है, विश्व में तीसरा, और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ माना जाता है। तो .com कंपनियों का तूफान आया, और एकदम से आया और बुलबुले की तरह फूट भी गया। अनेक प्रकाशन समूह जो पहले से टिके हुए थे वही टिक पाए, जो नए जो प्रकाशन समूह आए थे वो ज़्यादा समय नहीं टिक पाए। तो आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। ठीक है। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख हैं। ठीक है। तो इंटरनेट पत्रकारिता का भारत में कौन सा दौर चल रहा है, दूसरा दौर चल रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें हिंदी से संबंधित, तो हिंदी नेट संसार, तो हिंदी में शुरुआत हुई नेट पत्रकारिता की, और इसके साथ ही हिंदी अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। अब हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभात साक्षी, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रभात साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। इसका प्रिंट वर्जन हमें नहीं मिलता है, ये केवल हमें इंटरनेट पर ही मिलता है। और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट जो है BBC की है, और यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है और अनेक अपडेट्स में आती रहती हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने आज इस पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से
जो जनसंचार माध्यम हैं किस तरह से उनमें क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या खामियां हैं, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। अब एक नज़र में इस तालिका के माध्यम से जनसंचार माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ एक नज़र डाल लेते हैं इन पर। प्रिंट सबसे पहला है हमारा माध्यम, प्रिंट माध्यम। खूबियाँ क्या हैं? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, आराम से धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं, बार-बार पढ़ सकते हैं और लिखित भाषा की सभी विशेषताएँ उसमें होती हैं। अगर हम कहें इसमें खामियों की, कमियों की बात करें तो केवल पढ़े-लिखे लोगों के लिए काम आता है, निरक्षरों के लिए कोई काम का नहीं है ये। उसके बाद लेखन कार्य करने वालों का शैक्षिक ज्ञान आवश्यक है। जो लेखन कार्य करते हैं उनको शैक्षिक तौर पर उनका ज्ञान बहुत आवश्यक है। तुरंत घटित घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। हमने पहले भी जाना इसमें पाठ पढ़ते हुए कि तुरंत घटी घटनाओं से अवगत ये हमें नहीं कराते। स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि स्थान सीमित होता है समाचार पत्र में, तो हमें स्पेस का ध्यान रखना पड़ते हैं। और अगर कोई गलती हो जाती है, गलतियाँ सुधारनी पड़ती हैं और अगर हो जाती हैं तो उसके लिए अगले संस्करण का, उसे ठीक करने के लिए अगले संस्करण का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रोताओं का साक्षर होना आवश्यक नहीं है इसमें। भ्रामक और अरुचिकर कार्यक्रम को बंद किया जा सकता है। अगर कुछ चीज़ हमें पसंद नहीं आती है तो उसे हम बंद कर सकते हैं कार्यक्रम को। शब्दों के साथ संगीत दिया जा सकता है। दूर बैठ लेट कर भी हम उसको सुन सकते हैं। जबकि इसकी अगर खामियों की बात करें तो कार्यक्रम आरंभ से ही सुनना पड़ता है। समझने के लिए शब्द का कोश का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रसारण समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कार्यक्रम के दौरान कहीं आ जा नहीं सकते और पुनः वही कार्यक्रम नहीं सुन सकते। दोबारा से उसी कार्यक्रम को हम नहीं सुन सकते। उसके बाद है टेलीविज़न। देखने और सुनने की सुविधा है। एक ही कार्यक्रम बार-बार नहीं देख सकते हैं। अब पहले हम सुविधाएं देख लेते हैं। देखने और सुनने की सुविधा है। कम से कम शब्दों में अधिक दिखाया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। खबर सीधी दर्शक तक पहुंचती है। खबर की पुष्टि दिखाई जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के माध्यम से खबर की पुष्टि भी कर सकते हैं। तो अब इसकी खामियों की बात करें तो एक ही कार्यक्रम बार-बार नहीं देख सकते हम। समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग भी नहीं कर सकते। विभिन्न विषयों पर लोगों के मन में उत्तेजना उत्पन्न कर देता है ये। अश्लीलता को बढ़ावा देता है। बाल बुद्धि और अपरिपक्व बुद्धि को विकृत कर सकता है। बच्चों के मन पर मानसिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव, ये एक तरह से नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की खूबियाँ: मनोरंजन और ज्ञान बढ़ाता है। एक स्थान पर रहकर विश्व भर का ज्ञान देता है। माध्यम और औजार दोनों का काम करता है। माध्यम भी है और हर तरह की हमें औजार उत्पन्न मतलब प्रोवाइड कराते हैं। रिपोर्ट का सत्यापन और पुष्टिकरण होता है। सत्यापन भी कर सकते हैं, पुष्टि भी कर सकते हैं कि आपको वो खबर सही है या नहीं है। कोई भी पृष्ठभूमि ढूंढी जा सकती है। किसी भी खबर को पुरानी किसी घटना के साथ अगर जोड़ना है तो उसके लिए भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। अब खामियां क्या हैं? आदत डालने वाला माध्यम है, इसकी आदत डल जाती है। अश्लीलता को बढ़ावा देता है, इससे अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है। बच्चों को खेलकूद से दूर करता है। अपव्यय का आधार है, मतलब ज़्यादा खर्च होता है और महंगा माध्यम है। तो ये हमने पढ़ी जनसंचार माध्यमों के विषय में, उसके लेखन के विषय में, उसकी खूबियाँ और खामियों के विषय में। तो आशा है आपको आपके सारे डाउट्स, जो आपकी जो शंकाएं हैं वो मैंने इसमें पूरा उनको करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको फिर भी कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।